Assalamualaikum, good morning. Assalamualaikum, good morning everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. और जल्दी से इससे पहले मुझे पता है आपने सियासी बातें करनी होंगी। डेफिनेटली मौसम जो है ना थोड़ा सा बदलना स्टार्ट हो गया, खुनकी सी फीलिंग हो रही है इवन इन कराची। हालांकि कराची वाले शायद हम पे हंसे, लेकिन जब हवा हमारी ठंडी वाली चलती है ना तो ये फील होता है कि मौसम शायद थोड़ा सा तब्दील हो रहा है। बट पंजाब में तो डेफिनेटली पर्टिकुलरली सुबह जो है ना पानी वो बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ होता है, तो उसकी वजह से ज़रा मसाइल का सामना करना पड़ता है। वी आर इन द मिडल ऑफ अक्टूबर एनीवे, तो मौसम तो अच्छा। एक और ट्रेजेडी ये है कि या तो आपके पास सहूलियात होना तो आपको मौसम की तब्दीली कोई ख़ास असर ना करे, क्योंकि गैस तो वैसे ही आपको पता है हुकूमत ही कह चुकी है, वज़ीर आज़म वज़रा ही कह चुके हैं कि कोई ख़ास आनी नहीं है सर्दी में, और अभी तो सर्दी शुरू भी नहीं हुई है ठीक से। तो वो रात में कहीं काफ़ी दफ़ा ये होता है कि मुख्तलिफ़ औक़ात में गैस चली जाती है, तो अगर आप कहीं गीज़र ऑन भी कर लें तो वो सुबह तक ऑन रहता नहीं है, या फिर गैस की लोड शेडिंग की वजह से किसी न किसी तरह बंद हो जाता है। तो आप सारा दिन ये तो नहीं कर सकते कि 5 दफ़ा गीज़र खोलेंगे, सुबह ठंडा ही पानी है, इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव इंतज़ाम अगर आपने करना है तो कर लें। बिल्कुल, मकसद ये है कि कोई बंदोबस्त कर लें, कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ले, क्योंकि हुकूमत तो खुद दे हैव गिवन अप, वो तो हैंड्स अप करके बैठ गए। उन्होंने पहले ही बता दिया कि जी ये होने वाला है। अब जो चीज़ ऑब्वियसली आपको पता है कि सर्दी भी कड़ाकेदार सर्दी पड़ती है हमारे यहाँ, तो उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। व्हाट आर पीपल गोइंग टू डू? अच्छा जी, कल के ज़िमनी इंतखाब पे आपको पता है सबकी नज़रें थीं। क्या ज़िमनी इंतखाब के बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ तब्दीली एक्सपेक्ट करें? मतलब क्या असर होगा आने वाले दिनों में, पर्टिकुलरली पीटीआई के स्टांस में? क्या वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जिसको वो कहते हैं उससे नेगोशिएट करना चाहते हैं अपने लॉन्ग मार्च के दौरान या लॉन्ग मार्च के बाद? ये सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। कुछ ही देर में हमारे एनालिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स वोटर्स को बहुत मुबारकबाद, क्योंकि 8 में से 6 नशिस्तों पर पीटीआई ने कामयाबी हासिल की है। ऑनेस्टली इसको ऑलमोस्ट स्वीप ही कहा जा सकता है, जहां इतनी ज़्यादा सीटें हों और फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले गई है। इसकी डिटेल आपको देते हैं और बताएं कि ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 8 में से 6 नशिस्तों पर कामयाब रही है। कौमी और पंजाब असम्बलियों की 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के नताइज आ गए, और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, फैसलाबाद, ननकाना साहब और शाह फैसल कॉलोनी कराची के 6 नशिस्तों पर इमरान खान कामयाब रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि इमरान खान ने 5 नशिस्तों पर कामयाबी का 2018 का अपना ही रिकॉर्ड जो है वो तोड़ डाला है, और बैक वक्त 6 नशिस्तों से कामयाबी हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी सियासतदान भी बन गए। यहाँ इन्होंने यहाँ वहाँ कप्तान के रिकॉर्ड्स की बात करते हैं ना हम, तो एक तरफ बाबर आजम के रिकॉर्ड्स का भी अक्सर तस्करा होता है, तो वहाँ ये इमरान खान साहब जिनको भी लोग हुर्फ आम में कप्तान कहते हैं, उनका भी एक नया रिकॉर्ड ये सामने आया है। ही शायद इसलिए भी किया जा रहा था ये कुछ मजीद रिकॉर्ड जी तोड़ के तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीतनी हैं और बहुत ज़बरदस्त मार्जिन से जीती हैं। मलीर, कराची और मुल्तान से पीपल्स पार्टी कामयाब रही है। मुल्तान में तो 25,000 की लीड है अली मूसा गिलानी को, और कराची में भी 10,000 की लीड से पीटीआई के चेयरमैन को शिकस्त दी है, वो भी बड़ी बात है। तहरीक इंसाफ मुल्तान में अपनी ही छोड़ी हुई नशिस्त हमने आपको बताया हार गई है। अली मूसा गिलानी ने शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी को 25,000 से ज़ायद वोट से शिकस्त दी है। और वो लोग जो पीटीआई के यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि जनाब मौरूसियत को रिजेक्ट कर दिया है पीटीआई के वोटर सपोर्टर ने, तो भैया और बहनों अभी चंद महीनों पहलों की बात है कि ज़ैन कुरैशी को इसी हल्के से जितवाया था पीटीआई के वोटर ने। सो कौन सी मौरूसियत, बेटे की दफ़ा मौरूसियत नहीं, बेटी की दफ़ा मौरूसियत याद आ गई है। कराची में पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 10,000 वोटों से शिकस्त देकर एक्चुअली अपसेट किया। अपसेट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ पार्टी के चेयरमैन थे और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात अपने आप को पीटीआई कहती है, उसके चेयरमैन जो कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर होने का दावा करते हैं, उनको पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के हाथों शिकस्त होना बहुत बड़ा अपसेट है। अच्छा, ये साथ साथ ये भी बता दें कि ये नशस्त पहले पीटीआई के पास थी, और पेशावर में इमरान खान ने एएनपी के गुलाम अहमद बिलोर को, जिस तरह आपने बताया, 25,000 वोटों से पेशावर में उनको फैसलाबाद में भी आपको बताएं कि जी फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली को इमरान खान के हाथों 24,000 वोटों से बदतरीन शिकस्त हो गई है, और पीटीआई के कारकुनों ने जश्न मनाया और ऑफ कोर्स भंगड़े डाले। कुछ वीडियोस हम आपको दिखा भी रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 3 नशिस्तों पर इमरान खान कामयाब। चारसदा में अवामी नेशनल पार्टी के
एमल वली खान इमरान खान से 10,000 वोट से हार गए। मर्दान में JUI के मौलाना मोहम्मद कासिम इमरान खान से 8,500 वोटों से शिकस्त खा गए। अच्छा जी, ननकाना साहब में मुस्लिम लीग नून की सजरा मनसब अली इमरान खान से 12,000 वोटों से हारी हैं। कराची के हल्के NA 239 में इमरान खान के हाथों MQM के सैयद नईर रजा को मतलब MQM तो ऐसा लगता है सफ़ा हस्ती से ही मिट गई है। जो नशिस्त MQM चंद 100 वोटों से हारी थी, अब तकरीबन कितने 32,000 से ज़ायद वोटों से एक्चुअली हारी है। पंजाब में सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर PTI आगे रही है। शेखपुरा में मुस्लिम लीग नून के ऑल्दो इफ्तिखार भंगू ने PTI के अबू बकर शरकपुरी को शिकस्त दे दी है और खानेवाल में मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ रुकन फैसल नियाजी PTI के टिकट पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार से आगे निकल गए हैं और बहावल नगर में भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को कामयाबी मिली है। सो ये तो रहा है कल के इलेक्शन का मंजरनामा। अभी हम बात करेंगे, हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, कल का ये इंतखाबी मारिका, ऑल्दो एक आर्ग्यूमेंट ये है कि PTI की ही जीती हुई नशिस्तें थीं और PTI ने ही उनमें से ज़्यादातर जीत ली हैं, लेकिन दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और एक तरफ अपोजिशन की तमाम जमातें थीं जिसमें उन्होंने इस इंतखाब में अपना वज़न डाला हुआ था और वो कोशिश कर रहे थे, सब मिलकर कोशिश कर रहे थे। तो एक्चुअली ऑल वर्सेस वन पार्टी था। सो आप समझते हैं कि PTI की बड़ी सियासी कामयाबी है कल के इंतखाब में ये नताइज? देखिए, सुबह बखैर, मेरी आवाज़ आ रही है अब्दुल्ला? जी जी आ रही है सर। देखिए, सबसे पहले तो यकीनन जीत होती है। आप अगर अपनी ही नशिस्तें दोबारा उस पर दोबारा मुंतखब हो जाएं, चाहे एक आध हार भी जाएं, तब भी विक्ट्री तो विक्ट्री होती है। और इस चीज़ को कितने वोट से जीते, कितना वोट पड़ना चाहिए था, वोट नहीं पड़ा, ये सोल सर्चिंग है जो हर पार्टी को करनी चाहिए। वो पार्टी को, उन पार्टियों को भी जिन्होंने शिकस्त खाई और उस पार्टी को भी जिसने कामयाबी हासिल की। देखिए, दो बहुत अहम बातें हुई हैं। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी 2 जगह से लड़ रही थी, दोनों जगह से कामयाब हो गई। कराची में ओवरऑल टर्नआउट बहुत कम रहा। जहाँ से इमरान खान जीते हैं वहाँ भी मजमूई तौर पे वोटर्स की तादाद तकरीबन 5-5.5 लाख है, लेकिन कितना वोट पड़ा ये हमारे सामने है। मलीर की सीट पीपल्स पार्टी ने दोबारा जीती है, जो PTI ने जीती थी। हकीम बलोच पुराने सियासी रहनुमा कारकुन हैं। 2013 में वो चले गए थे मुस्लिम लीग नवाज़ में, लेकिन फिर वापस आ गए। तो उनकी कामयाबी भी इस लिहाज से अहम है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी नशिस्त जो है वो वापस जीत ली है, लेकिन गो के वहाँ भी टर्नआउट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। जो सबसे अहम बात है मुस्लिम लीग नून के साथ जो हुआ है, और बहुत अच्छी बात यह है कि आबिद शेर अली ने अपनी शिकस्त तस्लीम की है। मेरा ख्याल है एमल वली और गुलाम अहमद बिलोर साहब को भी अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए, क्योंकि जो मार्जिन है वोट का वो बहुत ज़्यादा है उधर भी, ख़ासतौर पर बिलोर साहब की सीट पे भी। जी जी जी। तो आप ये कहना कि इंतज़ामिया किसी के साथ थी नहीं थी, वोटर्स को निकालना, देखिए कम टर्नआउट की जिम्मेदारी खुद सियासी जमातों पर है कि टर्नआउट क्यों कम रहा। और मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को देखना पड़ेगा, खुद PTI को भी देखना पड़ेगा। देखिए, जहाँ से इमरान खान कामयाब हुए हैं 2018 में, इमरान खान वहाँ से उम्मीदवार नहीं थे, PTI के दूसरे लोग थे। तो क्या ये PTI को देखना पड़ेगा कि 2018 में उस उम्मीदवार ने कितने वोट लिए, आज इमरान खान ने कितने वोट लिए। लेकिन बहरहाल इस लिहाज से इमरान खान की एक बड़ी जीत है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैंपेन पे हैं। अब आज हो सकता है कि उनका यौम तशक्कुर है, ऐन मुमकिन है कि इमरान खान कोई कॉल दे दें, बड़ा इंतज़ार है उस कॉल का। लेकिन उन्हें ये भी देखना पड़ेगा कि अगली इतवार को, यानी आने वाली इतवार को, कराची में बड़ा सियासी मार्का होने जा रहा है बल्दियाती इलेक्शन का, और वो PTI के लिए इतना ही अहम है जितने ये ज़िमनी इलेक्शंस अहम थे। उसमें और मैं साहब आपको पता है वो ये भी क्लियर कर चुके हैं कि वो अक्टूबर में ही कॉल देंगे। सो आई गेस कितने वीकेंड बचे हैं अब अक्टूबर में उनके लॉन्ग मार्च में एक्चुअली कंडक्ट करने में। जी मदर साहब, टर्नआउट जैसा भी हो, ऑब्वियसली ज़रा डिसअपॉइंटिंग टर्नआउट ही था, लेकिन जितना भी आया उन्होंने खान साहब को ही वोट दिए, PTI को ही जिताया। तो क्या ये समझना सही होगा कि ये पैगाम दिया गया है मौजूदा हुकूमत को कि उनकी परफॉर्मेंस से तो बिल्कुल ही खुश नहीं है, यानी वी विल ट्राई एनीथिंग एल्स बट यू? जी बिल्कुल। देखिए हुमा, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है, और मैं समझता हूँ इसके ज़िम्मेदार ख़ुद मियाँ नवाज़ शरीफ हैं।
पहली चीज़ ये कि इससे पहले भी जब वो 2000 में गए थे पाकिस्तान से, उस वक्त भी मुस्लिम लीग एक थी और उसके बाद मुस्लिम लीग बिखर गई थी और उसकी जिम्मेदारी भी उनकी थी। अब भी वो 2.5-3 साल पहले चले गए, इलाज की गर्ज से गए थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा वो मुतहर्रिक रहे सियासत में, लेकिन वो वापस नहीं आए और आज तक वापस नहीं आए। और मुस्लिम लीग नून ने अभी हाल ही में जो सूरत हाल हुई है पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस में, वहाँ भी हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून को शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब इन इंतखाबात में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो मुस्लिम लीग नून आहिस्ता आहिस्ता वो ग्राउंड खो रही है जहाँ पंजाब में वो सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पे उभरी थी और बरसों बरस वो पंजाब में उनकी हुकूमत रही। आज अगले इंतखाबात से पहले पै दर पै उनको शिकस्त का जो सामना करना पड़ रहा है। अब एक सूबाई असम्बली की सीट जीती है उन्होंने पूरे पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं। इससे पहले 20 में से सिर्फ 5 नशिस्तें वो जीते थे, 15 हारे थे। मरियम नवाज साहिबा मुल्क से बाहर हैं, शहबाज शरीफ कैंपेन नहीं कर सकते, बाकी कोई लीडर उस तरह मुतहर्रिक नहीं रहा। और मुझे हैरानगी है कि राना सनाउल्लाह विफाकी वजीर दाखिला होते हुए कैसे कैंपेन कर सकते हैं, जाके फैसलाबाद कैसे जा सकते हैं वो इस तरह। या तो वो वजारत दाखिला से इस्तीफा दे के जाते जिस तरह और लोग गए हैं। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में ANP और JUI के लिए। तो ये जो जमातें हैं, जो PDM की जमातें हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा लम्हा फिक्रिया है। और इमरान खान की अब देखते हैं कि इमरान खान की अगली स्ट्रेटजी क्या होती है। मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और आबिद शेर अली को बहुत ही बड़े मार्जिन से हराया है इमरान खान ने, मतलब 24-25 हज़ार वोटों की लीड है। अच्छा, आपने कहा कि अब इन तमाम जमातों को ज़रा गौर करना चाहिए अपने तौर तरीक़ों पर, अपनी पॉलिसीज़ पर, अपने इंटरनल रिफ्ट्स पर। पीपल्स पार्टी तो मुझे लगता है कि खुश होगी फिर। पीपल्स पार्टी ने तो वो अचीव किया जो इससे पहले नहीं तवक्को की जा रही थी और वो भी बातें आपको पता ही है की जाती थी कि इट्स ओवर फॉर पीपल्स पार्टी और कभी दोबारा से उस तरह से मुतहर्रिक सियासत में वापस नहीं आ सकती। बट पीपल्स पार्टी के लिए कितनी बड़ी विक्ट्री है कल की 2 सीटें निकालना इस तरह से? देखिए, मुल्तान में इसलिए उनकी बड़ी विक्ट्री है क्योंकि ये शाह महमूद कुरैशी साहब की सीट थी और बहुत बड़ा मार्जिन है वहाँ पे भी जीत का। जी, एक तो बड़ा मार्जिन है वहाँ पे भी, और वहाँ जाहिर है PTI के अंदर भी रिवोल्ट नज़र आया था जब वो दी थी। आपने बिल्कुल बात ठीक की कि जब ज़ैन कुरैशी को लड़ाया गया था तो इस तरह का रिएक्शन नहीं आया था, तो अब क्यों रिएक्शन है? तो मेरा ख्याल है इसको टिकट तो बहरहाल इमरान खान ने दिया था उनको और इमरान खान को खुद सोचना चाहिए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी से पहले भी जो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़े थे वो हार गए थे। उस वक्त उन्होंने जहांगीर तरीन को जिम्मेदार करार दिया था। अब मुझे नहीं पता वो किसको जिम्मेदार करार देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए एक सिल्वर लाइन है। अगेन पीपल्स पार्टी पंजाब की एक ज़माने में सबसे बड़ी जमात थी, लेकिन सदर्न पंजाब की चंद नशिस्तों को छोड़ के पीपल्स पार्टी के लिए फिर ये लम्हा फिक्रिया है कि वो पंजाब में किस तरह वापस आए। जबकि कराची में ज़ाहिर है मलीर रिवायती तौर पे उनकी सीट रही है, लेकिन बहुत अब्दुल्ला और हुमा बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्शन होगा कराची का बल्दियाती इलेक्शन। उसमें देखना है MQM का हाल। आपने खुद बताया MQM भी इसी पे बात कर रहे थे। मतलब MQM का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है। MQM तो ऐसा लग रहा है कि इट्स ओवर फॉर MQM एज वेल। और इट सीम्ड इट वाज ओवर। उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की है लेकिन अब लगता है कोई चांस बना ही नहीं है। देखिए, उसमें MQM के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ गई हैं। MQM पाकिस्तान ले लें, MQM के जितने भी धड़े रह लें, इसमें ज़ाहिर है MQM लंदन ये जो है वो दावा कर रही है कि उसके बॉयकॉट के नतीजे में MQM पाकिस्तान और PSP फारिग हो गई है और कम बॉयकॉट जो है वो उसकी सक्सेस है। अब देखते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में अगर वो बॉयकॉट की कॉल देते हैं उसके नताइज क्या होते हैं। क्या, क्योंकि बल्दियाती तो बहुत ही जो है गली मोहल्लों के इलेक्शंस होते हैं और गली मोहल्लों के इलेक्शंस की डायनेमिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं आम इंतखाबात या ज़िमनी इलेक्शन से। लेकिन ये इंतखाबात इसलिए ज़रूरी हैं, बहुत अहम है, क्योंकि PTI कराची से इस वक्त कराची की सबसे बड़ी जमात है। 16 MNAs और 25 के करीब उनके MPAs हैं। तो क्या बल्दियाती इलेक्शन में वो परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे, अपना मेयर मुंतखब करवा पाएंगे? ये PTI के लिए बहुत बड़ा, इसलिए मुझे लगता है कि इमरान खान जो कॉल देंगे वो 23 के बाद की कॉल देंगे। बहरहाल इमरान खान है, वो किसी भी वक्त कॉल दे सकते हैं।
लेट्स सी क्या होता है। माजिद साहब ये भी ज़रूर बताइएगा कि अब ये क्या सिंबॉलिक होती है ये विक्ट्री, खान साहब का सारी नशिस्तों पे खुद ही खड़ा होना और फिर जीत जाना, ये आगे हाउ विल इट गो फॉरवर्ड? वैसे तो उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी तो बड़ी अच्छी तरह दिखाई दी, लेकिन ये प्रैक्टिकल टर्म्स में किस तरह वर्कआउट करेगा? ऑब्वियसली सारी नशिस्तें तो वो रख नहीं सकते। देखिए, ये फैसला उन्होंने इसलिए किया, गालिबन इसलिए किया कि वो एक कैंपेन में थे, एक मूवमेंट में थे। वो ये रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे कि क्योंकि अगर जो नताइज हमारे सामने उसको सामने रखें कि अगर इमरान खान इन नशिस्तों पे नहीं होते तो शायद पीटीआई ज़्यादा सीटें लूज कर जाती और वो उस मूवमेंट के लिए, उस तहरीक के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा धचका होता जो इमरान खान लॉन्च करने जा रहे हैं। तो लेकिन क्या आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में वो नशिस्तें जो इमरान खान आज जीते हैं, कल जीते हैं, उन नशिस्तों पे क्या वापस पीटीआई के लोग जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, ये बड़ा वो है। लेकिन उससे बड़ा जो वो है वो पीडीएम के लिए है और पीडीएम की जमातों के लिए है। एएनपी मुसलसल हारे जा रही है 2013 से। जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान अपने हलकों से हारे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पीडीएम के और उनकी जमातों के लिए एक गौर तलब बात है कि तो मज़ीद साहब जहाँ एक ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है कि भाई इमरान खान खुद एक पार्टी के चेयरमैन है, सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उनसे मुकाबला था, वहाँ काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी तो है कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने अब इमरान खान के मुखालिफ उम्मीदवारों को सब ने मिलकर सपोर्ट किया, लेकिन सबकी मिलकर सपोर्ट भी उन उम्मीदवारों को नहीं जितवा सकी। देखिए अब्दुल्ला, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, ये जो इत्तेहाद होते हैं ना, इसमें कभी भी जिस जमात के वर्कर्स होते हैं, बहुत कम वर्कर जो है, अगर फर्ज करें पीपल्स पार्टी एमक्यूएम की हिमायत करती तो पीपल्स पार्टी का वर्कर निकल के एमक्यूएम को वोट नहीं देता। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की हिमायत करती, वो उनका वर्कर निकल के, वो एक सिंबॉलिक सपोर्ट होती है। बहुत कम ऐसा होता है और उसको फायदा होता है, फिर उस जमात को फायदा हो सकता है। लेकिन ये कहना कि क्या उनका वोटर निकल के दूसरी जमात के उम्मीदवार को वोट देगा, ये बहुत कम होता है। एएनपी और जेयूआई का वोटर एक दूसरे को वोट नहीं देते। इसी तरीके से हमने माजी में भी यही चीज़ें देखी हैं। क्या पीएमएलक्यू के वर्कर ने निकल के पीटीआई को वोट दिया होगा पंजाब में? बहुत कम ऐसा हुआ होगा। That's a very important point. असल सवाल ये है कि ये जो इलेक्शन थे ये इमरान खान के लिए लॉन्चिंग पैड थे और लॉन्चिंग पैड हैं एक अगली तहरीक के अगले मरहले के लिए और आइंदा होने वाले आम इंतखाबात के लिए, क्योंकि वो मोमेंटम जो है वो बरकरार रखने में इमरान खान कामयाब हो गए हैं, जो उन्होंने 10 अप्रैल के बाद से आज तक रखा हुआ है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून को अपनी पॉलिसीज़ पर भी गौर करना चाहिए और आबिद शेर अली की बदतरीन शिकस्त के बाद आपको लगता है कि लंदन में बैठे मियां नवाज शरीफ ज़रा फिक्रमंद होंगे कि अब वो पुराने वाले मामला चल नहीं सकते और पंजाब जो मुस्लिम लीग नून का कला तस्वुर किया जाता था वो भी ऐसा लगता है कि मुट्ठी से निकल रहा है रेत की मानंद? आपको लगता है कि उनको ये इदराक होगा कि मुस्लिम लीग नून का वोटर इतना समझदार है कि हाँ जी महीनों सालों आप लंदन में बैठे रहो और फिर अचानक से आके फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन लड़ लो तो इट मे नॉट वर्क इन फ्यूचर? देखिए, अब भी इदराक नहीं होगा तो कब इदराक होगा? यानी अब भी अगर वो वापस नहीं आते और लंदन में बैठकर सियासत करते रहते हैं तो उन्होंने देख लिया कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस में क्या नताइज आए। जिन लोगों को उन्होंने टिकट दे दिया सिर्फ ये कि पंजाब में पंजाब हुकूमत की तब्दीली की कॉस्ट की कीमत उन्होंने क्या पे की है, कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में उन लोगों को उन्होंने टिकट दिया जिससे मुस्लिम लीग नून के लोगों ने कबूल नहीं किया। तो ये एक मिनी रिवोल्ट था खुद नवाज शरीफ साहब के फैसलों के खिलाफ। वो आज भी अगर ये रियलाइज़ नहीं करेंगे और आप देखेंगे किस मौके पे मरियम नवाज चली गई। वो ठीक है कि उनको अब उनकी बरियत हो गई थी, उन्हें पासपोर्ट वापस मिल गया था, तो वो ज़िमनी इलेक्शन के बाद भी जा सकती थी या फौरन जाके वापस आ सकती थी। लेकिन इस वक्त जो गैप आ रहा है उस गैप को बड़ी खूबसूरती से पीटीआई फिल कर रही है, उस स्पेस को बड़ी खूबसूरती से पीटीआई फिल कर रही है। और पीटीआई एक मरतबा जब जगह बना लेती है कोई जमात तो उसके वो हराना दोबारा बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल है अगर नवाज शरीफ साहब जो है इस अगले महीने या इस साल वापस नहीं आते हैं तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल बहुत ख़राब होगी। उनको सबक सीखना चाहिए जो 2000 की उनकी गलती थी, जिसकी बिना पे मुस्लिम लीग काफ बनी, जिसकी बिना पे मुस्लिम लीग नून के अंदर इंतशार आया
और अब भी वो 3 साल में जो मुस्लिम लीग नून का हशर हुआ है और उसके बाद ये अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो PDM की जमातों ने एक मरतबा फिर इमरान खान की मकबूलियत में अहम किरदार अदा किया है। ये इन सारे लोगों को, इन सारे रहनुमाओं को सोचने की बात है कि PDM की 11 जमातें एक तरफ हैं और इमरान खान एक तरफ, और फिर हुकूमत का बैगेज भी तो है। बहुत शुक्रिया आपका मज़हर साहब। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार थी तो ज़मीनी इंतखाब हारती रहती थी, अब PDM या इत्तेहादी जमातें बरसर इक़्तिदार हैं तो उनका इंतखाबी मार्कों में क्या हशर हो रहा है वो भी आपके सामने। एक हुकूमती बैगेज भी होता है फिर साथ में। अच्छा जी, एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक और तज्जिया लेंगे तलत हुसैन साहब से। तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलत हुसैन साहब, सबसे पहले तो आपसे गुड मॉर्निंग, और आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि पंजाब की सियासत पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। नून लीग का मुसलसल पंजाब से सिफाया होता जा रहा है, मतलब ख़त्म हो रहे हैं अब तो, और एवरी टाइम देयर इज़ अ चांस टू प्रूव, तो हम देखते हैं कि इनका कोई चांस बन नहीं रहा। तो क्या इम्कानात हैं कि नून लीग अपनी डूबती सियासी कश्ती को बचाने में अब कामयाब हो सकेगी कभी? ये कितना आपने ड्रामेटिक सवाल किया है, लेकिन ये ड्रामाई तश्कील जो है ना वो जाहिर है कल के इंतखाबात के नताइज ने इसकी दी है, और बहुत सारे लोग जो है नून लीग के अंदर भी यही सवाल उठा रहे हैं, इसी अंदाज से उठा रहे हैं कि जी हमारी सियासत का क्या बनेगा। मेरे ख्याल में दूसरी जमातों ने जो वोट्स लिए हैं, चाहे वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या JUIF हो, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, हार रही है, इससे पहले और इंतखाबात वो हार चुकी है, अब ये इंतखाबात हारे हैं। सूबाई असम्बली की सीटें जो है जिनका गढ़ था वहाँ से 2 सीटें ये हार गए हैं। तो आपको लगता है कि इमरान खान की जो राइज है और इनकी फॉल है, लेकिन ये भी जहन में रखें कि सियासी जमातें जो हैं वो राइज एंड फॉल की आदी होती हैं बाई इलेक्शंस में। जब इमरान खान साहब ताकत में थे तो नून लीग धड़ाधड़ पंजाब से बाई इलेक्शन जीत रही थी, तो मुझे याद है कि PTI के लोग ये कहते थे जी कि इमरान खान साहब ताकत में आके इन्होंने बस हमारी पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया, हम तो अपोजिशन की पार्टी बड़ी अच्छी हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़े नताइज के इम्पैक्ट हमें तलाश नहीं करने चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि इमरान खान ने 1-2 चीज़ें साबित की हैं जो नून लीग के लिए अच्छी नहीं है। एक तो पंजाब के अंदर वो धड़ल्ले से इंतखाबात जीत सकते हैं, दूसरा जो Q लीग और PTI का कम्बिनेशन है पंजाब के अंदर, वो मेरे ख्याल में नून लीग को बहुत अब संजीदगी से लेना पड़ेगा। अच्छा, इलेक्शन से पहले ज़िमनी इंतखाब में आपको पता है हुकूमत में होने का बैगेज होता है। जब PTI बरसर इक़्तिदार थी वो बाई इलेक्शन हारती थी, अब ये ज़िमनी इंतखाब हार रहे हैं जो भी हुकूमती जमातें हैं। लेकिन अब आने वाले जनरल इलेक्शन की बात करें, आपने कहा ज़िमनी इलेक्शन की डायनामिक्स कुछ और होती हैं, तो आने वाले इलेक्शन में अगर सर्दी के बाद इलेक्शन होते हैं, आपको पता है सर्दी में हमें गैस तो मिलने नहीं वाली, सो एक वो बर्डन भी होगा। गर्मी में लोड शेडिंग थी, सर्दी में अगर गैस का शदीद बहरान पैदा होता है और उसके बाद इलेक्शन होते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा बरसर इक़्तिदार जमातों के लिए सीटें निकालना आने वाले जनरल इलेक्शन में भी। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे। मेरे ख्याल में इस मरतबा जो कम्बिनेशन था वो PTI प्लस Q लीग प्लस काफ, अब वो दो नुक्ती काफ क्या, वो है कीमतें। वो कीमतें हैं खुर्दनोश की, वो कीमतें हैं पेट्रोल की, वो कीमतें हैं डीजल की। इसहाक डार साहब के इंटरवेंशन जो थे ना, दे केम टू लिटिल टू लेट, उससे पहले लोगों की जिंदगी के अंदर भूचाल आ चुके थे। तो नून लीग हुकूमत में रहते हुए जो उसका बर्डन है वो उठाकर उन इंतखाबात में अगर जाती है और रिलीफ जो 3-4 महीने रजिस्टर हो रिलीफ, ये नहीं है कि परसों इसहाक डार साहब ने वीडियो मैसेज किया और अगले दिन के इंतखाबात के नताइज से तब्दील हो जाएंगे। 3-4 महीने रजिस्टर हो तो फिर जाके इनको इस्तेहकाम मिलेगा, वरना इमरान खान मुकामी सियासत में जो जोड़ तोड़ा, देखिए ये बाई इलेक्शन जो है ना, ये मुकामी धड़ेबंदी की सियासत होती है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है मुल्तान के अंदर, लेकिन ये 2 फैमिलीज का आपस में टक्कर थी। ये गिलानी फैमिली जीती है और कुरैशी फैमिली हारी है। तो मुकामी जो इंतखाबात हैं उसके अंदर ज़ाहिर है लोग फिर फैसले करते हैं कि किस पार्टी के साथ जाना है, बुनियाद इस पर करते हुए कि उस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है। एक दूसरा ये है कि जो पार्टी ताकत में हमारे मुखालिफिन है वो किस सिमत में जा रहे हैं। तो नून लीग हुकूमत में रहते हुए, कीमतों में इजाफा करते हुए, मुश्किलात का शिकार होते हुए अगले इंतखाबात इस जावी से देखें तो जीतती हुई नजर नहीं आ रही। कैंडिडेट भी तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ना तलत साहब। आपको लगता है कि अगर कोई कश्ती डूब रही हो तो उसमें से कैंडिडेट्स भी छलांग लगाना शुरू कर देते हैं,
तो क्या आने वाले दिनों में आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून के लिए अपने कैंडिडेट्स रिटेन करना भी, जैसे इनको अपने टिकट पे बड़ा मान और बड़ा नाज था कि जनाब नून लीग का टिकट बिकता है, तो क्या वो वाली सूरत हाल रही है कि नून लीग का टिकट नहीं चल रहा है? टिकट लेने वाले जब तक ज्यादा सारे हैं ना जी, तो फिर टिकट देने वाले को जरा मसला नहीं होगा। ज़रा दो ही कंटेंडर्स हैं इस वक्त आपके अंदर, एक नून लीग और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, साथ उनके क्यू लीग भी है। तो टिकट का तो मेरे ख्याल में इतना मसला नहीं होने लगा। ये जरूर होगा कि धड़ाबंदी जो है उसके अंदर लोगों के फैसले जो है वो इमरान खान की जो जीत है उसकी वजह से होंगे। और देखें, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा, आपने सवाल किया ना कि इमरान खान जो है वो 7 सीटें अगर वो जीतते हैं तो 7 के बाद उन्होंने एक ही रिटेन करनी है ना अगर टेक्निकली, तो बाकी तो छोड़नी है ना। जब बाकी सीटों के ऊपर कोई और कैंडिडेट आएगा, अगर उसके ऊपर भी बाई इलेक्शन होता है तो फिर पता चलेगा कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में आम कैंडिडेट्स की वक़्त क्या है। तो दैट शुड बी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। अच्छा, ऑब्वियसली अब इतनी सीटें जीत गए, शो ऑफ पावर भी दिखानी थी और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करना था अपना भी और अपने फॉलोअर्स का भी। तो इसके बाद आप लॉन्ग मार्च को किस तरह देखते हैं? क्या अब वो आपको लगता है कि ज़्यादा कुव्वत से इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे और नॉट दैट दे नीड मोर कॉन्फिडेंस, काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस जैसे वो कहते हैं ना पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करेंगे, लेकिन अब वो ही इज इन अ बेटर प्लेस नाउ। देखिए, लॉन्ग मार्च जो है वो पार्लियामेंट से बाहर उन्होंने करना है और पार्लियामेंट को धक्का मार के गिराना है। इलेक्शन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए होते हैं। तो इमरान खान जो है ना वो मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर गाड़ी दौड़ाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इलेक्शन लड़ रहे हैं पार्लियामेंट में जाने के लिए और लॉन्ग मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट को गिराने के लिए। तो मेरे ख्याल में पहले तो उनको ये वाजे करना होगा कि वो पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहते हैं या पार्लियामेंट के बाहर रहना चाहते हैं। जब ये डिसाइड हो जाएगा तो फिर मेरे ख्याल में पता चलेगा कि वो कितने ताकतवर बन के सामने आए हैं। क्योंकि इलेक्शंस लड़ते हुए आप उस बॉडी को डिमोलिश करने की अगर बातें करें जिसके खिलाफ आपने लॉन्ग मार्च करना है तो फिर वो बात बनती नहीं है। और ये भी वैसे ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान साहब जो है ना वो अपने लिए बहुत सारे मसाइल खड़े कर देते हैं। अब जाहिर है ये इलेक्शन जीते हैं, इसके बाद देखिएगा आपको और मुझे तजिया करने के लिए वो कितना मवाद फराहम करेंगे जब वो तकारीर करेंगे। अच्छा ये बताइएगा ताला साहब, लास्टली एमक्यूएम के लिए तो बड़ा लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, मतलब उनका तो सियासी मुस्तकबिल इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर लगा नज़र आ रहा है। ये कह सकते हैं कि जनाब लंदन से बॉयकॉट, मगर क्या मतलब अब उनका तमाम दारोमदार लंदन से बॉयकॉट होने और ना होने पे ये उनकी सियासत का, उनके लिए क्या आपको मुस्तकबिल में कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है एमक्यूएम के लिए? देखें जी, पार्टीज जो है ना वो कुछ भी नहीं है अगर वो मुनज़्ज़म नहीं है। एमक्यूएम के पास ना तंजीम है, इस वक्त धड़ों में वो बटे हुए हैं, मुख्तलिफ नामों से वो काम कर रहे हैं। जो मुहाजिर वोट था, जिसको मुहाजिर वोट कहते थे, उर्दू स्पीकिंग वोट है, उसकी जो बारगेनिंग पोजीशन या उसकी पावर यही थी कि उसके अंदर यूनिटी थी। जब से उनके हिस्से बखरे हुए हैं, वोट जो है बिखरा हुआ है, वोटर को पता नहीं उसने जाना किस तरफ है। उनकी नई जनरेशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अप्रोप्रिएट कर ली है या फिर वो वोट नहीं डालते हैं। तो मेरे ख्याल में लम्हा फिक्रिया भी है, शायद बाज़ लोगों को लम्हा इल्ताफिया भी याद आए कि वो भी क्या दिन थे जब अल्ताफ हसन होते थे। लेकिन ज़ाहिर है अल्ताफ हसन ने अपने सियासत को इस तरीके से चलाया कि पाकिस्तान में अब उनकी जगह बनती नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब तक मुनज़्ज़म नहीं होंगे एमक्यूएम और एक बड़ी क़यादत सामने नहीं आएगी, तब तक ये वोट टूटा रहेगा और उनकी हालत यही रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका तलत साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मतलब काफ़ी तज्जिया हो गया। अब वही सूरत हाल है ना कि दिस वाज द चेयरमैन ऑफ वन पार्टी व्हिच सपोजिटली इज़ द मोस्ट पॉपुलर पार्टी एंड द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। सो एक ये भी मुकाबला था। वैसे एक कैंपेनिंग भी काफ़ी जम की गई थी और पीटीआई ने बहुत अच्छी की थी और क्रेडिट भी देना चाहिए। कोई उस तरह कैंपेनिंग देखी भी नहीं थी। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मौला जाट, द लेजेंड ऑफ मौला जाट हैज बीन डूइंग अमेजिंग बिजनेस। जहां से हमने रिव्यूज आ रहे हैं, पागल हो गए हैं लोग। रिव्यूज हैं, विल टॉक अबाउट दैट। एक बेले च दो शेर नहीं रह सकते, एक जागीर च दो बब्बर शेर नहीं रह सकते। पता है क्या, तजस्सुस जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ना चाहिए भी। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत से सिनेमाज में मूवी फिर भी नहीं लगी, तो ये मुझे इस पे ज़रा गौर होना चाहिए। और मैं एटलीस्ट 2 सिनेमाज पे तो वीकेंड पे ट्राई कर चुका हूँ, दोनों सिनेमाज में नहीं लगी है। वो कह रहे हैं जी अभी तक नेगोशिएशन चल रही हैं, जहाँ इस मामले को फौरी सॉर्ट आउट होना चाहिए। और हम सिनेमा ओनर्स से भी दरख्वास्त करेंगे कि खुदारा मतलब इस एंटरटेनमेंट से पाकिस्तानी ऑडियंस को महरूम ना रखें, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू वॉच दिस मूवी पे आप लोगों को याद आया मतलब सारी लड़ाइयाँ और
झगड़े लगाएं। ये मूवी तो दुनिया में देखी जा रही है। और आपको बता दें कि जियो फिल्म्स की पेशकश इनसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स का शाहकार, ही हम इसको कहेंगे, द लेजेंड ऑफ मौला जट ने अब तक आपको पता है कि कितने का बिजनेस कर लिया? 19 करोड़ से जायद का बिजनेस जो है ये कर चुके हैं, डिस्पाइट अस सेइंग कि काफ़ी सिनेमाज में नहीं लगी हुई। सो दिस इज़ ओवरऑल फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर। इनफैक्ट खबरें हमें मिलती रहती हैं, तो कनाडा में बहुत देखी जा रही है। भाई अमेरिका, कनाडा, यूएई, इंग्लैंड, मैं तो कहता हूँ जो बाहर एनीबॉडी हु स्पीक्स एंड अंडरस्टैंड्स पंजाबी, मतलब जिसमें आप लिटरली सिखों को भी डाल दें, वो भी जा रहे हैं, भर भर के जा रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ अ रेयर अपॉर्चुनिटी कि इस लेवल की एक मूवी हो। और एंड दिस इज़ वेरी रेयर एज वेल हुमा कि एक लिटरली खिड़की तोड़, जो पुराने ज़माने में टर्म इस्तेमाल की जाती थी ना फिल्मों के लिए, कि बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा दिया है, खिड़की तोड़ रश है इस फिल्म पे एंड अक्रॉस द ग्लोब। ये जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये कतर में द लेजेंड ऑफ मौला जट का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ है जी। बड़ा ही कोई हाई फाई और हाई भाई मॉल ऑफ कतर में कोई इन्होंने सेटअप किया हुआ था जबरदस्त किस्म का, जिसमें बाय द वे कतर हुकूमत की जानिब से मौला जट टीम को बुलाया गया था, उनको इन्वाइट किया गया था और मौला जट के अदाकारों समेत टीम से मुलाकात के लिए मॉल ऑफ कतर में हजारों लोग जो थे, मतलब यू हैड टू सी, इसके सोशल मीडिया पे भी वीडियोस जो है वो वायरल हुई थी। देयर वाज अ सी ऑफ पीपल जो कि इनसे मिलने भी आई थी, इनको देखने और ऑफ कोर्स मूवी देखने तो आए ही। कतर में वैसे आपको पता है फेस्टिव सीजन चल रहा है, वहाँ वर्ल्ड कप की तैयारियां हैं, हमारे बच्चे वहाँ पे अभी स्ट्रीट फुटबॉल के फाइनल में पहुंचे हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का भी आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी की ट्रेन जो होती है ना, उनकी मेट्रोज जो होती हैं, उनमें मौला जट के पोस्टर लगे हुए हैं। उधर नॉर्वे के एक 1000 सीटों पर मुश्तमिल एक थिएटर हॉल में भी मौला जट की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई, जबकि द लेजेंड ऑफ मौला जट कनाडा में भी ज़बरदस्त पज़ीराई इसको मिल रही है। मेरी बहन लिटरली कनाडा में एक गांव में रहती है और वहाँ पे भी लगी हुई है मौला जट। ये बता दें कि 55 सिनेमाज में फिल्म को नुमाइश के लिए पेश किया गया। मतलब कैन यू इमेजिन, कनाडा में एक पाकिस्तानी मूवी लग रही है 55 सिनेमाज में, क्योंकि कनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी सिख पॉपुलेशन है एंड आल्सो पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन ऑफ कोर्स। और ये बहुत अरसे बाद हुआ है कि पाकिस्तानी जो एक सिनेमा की ऐसी फिल्म सामने आई है जिसने ऑब्वियसली मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ डाले हैं। और अक्रॉस द ग्लोब हुआ 400 से ज़ायद सिनेमाज में फिल्म लगी हुई है और इसमें से बहुत से सिनेमाज ऐसे हैं जिसमें पहली मर्तबा कोई पाकिस्तानी फिल्म पेश की जा रही है, तो लोग भर भर कर जा भी रहे हैं। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि हमारे यहाँ अपने मुल्क में सिनेमाज ऐसे हैं जिन्होंने मौला जट नहीं लगाई हुई है, तो खुदा का वास्ता है कुछ माशाल्लाह हम तो माहिर हैं ना, हल करें इस मसले को, लगे रहे। तो एक टसल है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और मूवी मेकर्स के बीच में एक चल रही है, हेंस यू डोंट सी इट इन अ लॉट ऑफ सिनेमाज। जिस तरह अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमने काफ़ी ट्राई किया, हमने किया एक्चुअली ट्राई। दूसरी बात ये है, आपको पता है एक बहुत बड़ी फिल्म आ रही होती है, पहले वीकेंड का रश होता है, फिर रिव्यूज़ आना शुरू होते हैं, वो रश थोड़ा सा टूट जाता है। मुझे लगता है कि पहले वीकेंड से ज़्यादा ये फिल्म दूसरे वीकेंड पे बिजनेस करेगी या तीसरे वीकेंड पे बिजनेस करेगी, क्योंकि पहले वीकेंड पे जिन लोगों ने देखी है उस पे जो रिव्यूज़ आए हैं, उसने जो लोग इरादा नहीं भी रखते थे फिल्म देखने का, उनको मजबूर कर दिया है कि अगले वीकेंड पे जाके फिल्म देखें। सो फिल्म बहुत बड़ी थी, हाइप बहुत ज़्यादा थी, बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, ठीक है जी, लोगों ने देख ली। अब लोगों ने जो देख ली है वो आके इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं कि आने वाले वीकेंड्स तो तबाही फेर देंगे बिजनेस के हवाले से। ये अजीब किस्म की ना ये वो मार्केटिंग हो रही है मूवी को कि लिटरली वर्ड ऑफ माउथ, लोग एक दूसरे को इम्प्लोर कर रहे हैं कि प्लीज़ जाके कुछ भी कर लो, ये मूवी ना मिस करना। और एक दफ़ा फिर आपको याद दिला दें, प्लीज़ इसके जो चोरी करके पीसेज और पूरी मूवी जो यूट्यूब वगैरह पे डाली हुई है मत देखें। दिस इज़ अ बिग स्क्रीन मूवी, यू मस्ट वॉच इट ऑन बिग स्क्रीन एंड एंजॉय इट ओवर देयर, वरना मज़ा नहीं आएगा। अच्छा जी, वी आर गोना सी यू इन द नेक्स्ट आवर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सरदारी दी पग सिर्फ ओदे सिर दे आ सकती है जिदे ना दी दहशत तो हर दुश्मन दी औरत बयो इस पंजाब चेक की है। एक अच्छी खबर भी है, हालांकि थोड़ा सा हम काश मतलब टोटल ही बिल्कुल ही चैम्पियनशिप ही जीत जाते, लेकिन T20 वर्ल्ड कप का दिलचस्प आगाज़ हो गया है और पहले मैच में अच्छा ये हमने आपको पहले बाद में बतानी थी बात, लेकिन पहले स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल की बतानी है। भाई वो बतानी है क्योंकि उन बच्चों का कॉन्फिडेंस आपको पता है ना, हमें बता रहा था कि ये कुछ करेंगे और उन्होंने कुछ कर दिया, मतलब फाइनल में पहुंचे भाई, कितनी टीमों को शिकस्त देकर, कतर को शिकस्त देकर, ब्राजील को शिकस्त देकर, मतलब आप सोचिए। और एक्चुअली जब हमारे पास आए थे ना, द कैप्टन केम ऑन आवर शो एंड द गोलकीपर आल्सो केम ऑन आवर शो, और ये स्ट्रीट फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग गए हुए थे ऑन द साइड लाइन्स
ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में होगा उस पर हो रही थी। फाइनल में पहुंच के जी पाकिस्तान जो है वो नहीं जीता, लेकिन इतनी ज़्यादा टीमों को फिर भी पीछे रखा। इंडीड, और हमने आपको बताना ये है, हमें तो वैसे यकीन था अपने ही शो पर कप्तान और गोलकीपर से मुलाकात करके कि बच्चे कोई बड़ा कारनामा करेंगे। कतर में होने वाले स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी बच्चों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और फाइनल में मिस्र की टीम से भरपूर मुकाबला किया। और आपको पता है ना कि इजिप्ट में भी बहुत पॉपुलर है फुटबॉल, बहुत ज़्यादा, लिहाजा वो कॉन्टेस्ट जो है वो सही ठीक ठाक किस्म का मैच पड़ गया था। ओवरऑल 28 टीम्स थी इस सारे टूर्नामेंट में और जिनको एक एक करके पाकिस्तान ने हराया एंड ऑफ कोर्स दे रीच द फाइनल। लेकिन फाइनल में आके इजिप्ट से हार गए, लेकिन मैं तो कहूँगी कि हैट्स ऑफ टू देम कि इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद जब ये बाहर पहुंच जाते हैं तो पूरी दुनिया को दिखा देते हैं कि थोड़ा सा हमारी मदद की जाए ना, थोड़ी सी और मज़ीद हेल्प मिले एंड हेल्प इन टर्म्स ऑफ न्यू रूल्स, न्यू इक्विपमेंट, इस किस्म की हेल्प। वरना टैलेंट तो माशाल्लाह बहुत है हमारे पास, तो हम जीत के दिखा सकते हैं आपको, जो कि कर भी लिया, जो कर लिया। अमेजिंग अमेजिंग। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभी हम जरा दोबारा से आ जाएं क्रिकेट पे। अच्छा, हाँ, और हमारा वार्म अप मैच आज होना है जिसमें हमारे सुपरस्टार्स नजर आएंगे। शाहीन इज बैक रिहैब के बाद, और हमने आपको बड़े ही हार्ट वार्मिंग मनाजिर दिखाए थे कि अपने दोस्तों से मिलके किस तरह से मतलब एक धमाके से वापस आना था। तो वो धमाका जो है ना वो देखने का टाइम भी आ गया, बिकॉज ऑल एक्सपेक्टेशंस आर विद हिम। ही गॉट हिज चांस टू रेस्ट, रिकूपरेट। तो अब कोई मैं कहती हूँ कोई चीज़ बनती नहीं है कि अब वो अपनी ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म ना करे। तो एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप का दिलचस्प आगाज़ जो है हो गया, और पहले मैच में जी क्या हुआ है, नामीबिया ने श्रीलंका को हरा दिया, अपसेट कर दिया। ऐसे नहीं हराया, नामीबिया ने एशियन चैंपियन अभी अभी ताज़ा बिल्कुल, तो उनको उन्होंने उठा के बाहर किया। तो डू यू थिंक कि ऐसे वार्म अप मैचेस में उन्होंने भी बड़ा लाइटली लिया होगा? और मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा लाइटली लेना शुरू कर दिया था, लेकिन नामीबिया की तरफ से फिर एक खिलाड़ी आए और उन्होंने जबरदस्त मार धाड़ की। मेरा सवाल ये है कि बेशक वार्म अप मैच हो, फ्रेंडली मैच हो, व्हाटएवर इट इज, आप किसी और को चांस क्यों देंगे जीतने का? मतलब आपका तो मूड यही होना चाहिए ना कि हर चीज जीते। नामीबिया से तो ना हारे। खैर हम अपनी बात करें तो आपको पता ही है हमारे दो स्टार्स वापस आ गए हैं। फिर बाबर आजम भी मिडिल ऑर्डर की हालिया परफॉर्मेंस और शाहीन और फ़खर के आने से मुतमईन नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अपना पहला वार्म अप मैच आज ही खेलेगा इंग्लैंड के खिलाफ। एज वी स्पीक एक वार्म अप मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, सो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है एटलीस्ट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। अच्छा ओके, करेक्शन है करेक्शन ये है कि वो जो नामीबिया और श्रीलंका का मैच हुआ है वो कोई वार्म अप मैच नहीं था। नहीं, वो वार्म अप नहीं था, क्वालिफायर मैच था। बिल्कुल, वो राउंड 1 जिसको हाँ, राउंड 1 उसमें से वो मैच था, वो चल रहे हैं। ये हमारे जो हो रहे हैं ये वार्म अप मैचेस होगा, ये एक वार्म अप मैच होगा। तो ये थोड़ा दोनों में थोड़ा सा हमें डिवाइड करने की ज़रूरत है। तो आज ये मैच जो है खेला जाएगा और ये होगा दोपहर 1 बजे शुरू, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम पे 1 बजे शुरू होगा। वैसे somebody was complaining, कल ये बात हो रही थी कि ये वर्ल्ड कप के मैचेस जो है ना ये सुबह और दोपहर को होंगे। बड़ा मुश्किल है बिकॉज एवरीबडी गोज टू वर्क और ऑफिस जो लोग जाते हैं। अब कुछ मुश्किल नहीं है, आपको पता है एवरीबॉडी हैज अ स्क्रीन इन हिज हैंड। या बट यू आर नॉट, यू नो, अनलाइक यू, जो कि आधा वक्त क्रिकेट भी चल रहा होता है फोन पे और आधा वक्त हमारा शो हो रहा होता है। पीपल लाइक टू कंसंट्रेट ऑन देयर वर्क आल्सो। हाँ, बट यू नो हमारा काम ही ऐसा है ना, हम अपडेट नहीं देंगे आपको, तो बताएंगे कैसे। लेकिन लेट्स सपोज कोई डॉक्टर्स हों और बहुत कोई सीरियस किस्म के और प्रोफेशंस हो, मैं तो कहता हूँ आप इस स्ट्रेस से बच जाएंगे। वो जो हर वक्त मैच का स्ट्रेस होता है ना, उससे बच जाएंगे और अल्टीमेटली आप तक नतीजा पहुंच जाएगा। तो ठीक है, अगर जीत रहे होंगे तो यू विल बी हैप्पी, अगर हार रहे होंगे तो आप कहेंगे शुक्र ही है कि नहीं देखा। सो ठीक है, वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो बिला वजह की आपने लेनी है, आप इसका पॉजिटिव साइड देखें कि वो आप बच जाएंगे। बात करते हैं और पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करते हैं। सिकंदर, कल नामीबिया और श्रीलंका के बीच में जो हुआ है उससे एक दफा फिर याद आ गया कि कुछ भी हो सकता है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर अभी वो अब सारे गिले शिकवे जो है ना, अब कुछ नहीं होने चाहिए। अब जो है एवरीथिंग इज रेडी। अब ये वर्ल्ड कप का मैच है, आपने अपने सारे बैट्समैन सब कुछ, आपको तैयारी हो गई है। नाउ यू हैव टू मेक अप योर माइंड। आपकी ये जो 2 वार्म अप मैचेस हैं, आज इंग्लैंड से है, फिर अफगानिस्तान से, तो हम लोग जो हैं इसमें वो टीम उतारे हैं कि जो कि 100% खेलेगी। आपको पता है 2 चीज़ें हैं, 2 लड़के हैं जिनके ऊपर हम सबकी नज़रें होंगी। एक इंशाल्लाह शाहीन फिट हो जाए, शाहीन के ऊपर होंगी, वो कैसे बॉल करते हैं उनसे हल्का फुल्का कराएं।
ताकि वो इंडिया के मैच के लिए तैयार हो जाएं। और एक फ़खर का होगा, अगर फ़खर आ जाते हैं तो टीम में कौन सा लड़का ड्रॉप होता है ये उन्होंने फैसला करना है। आसिफ को बाहर बिठाना है, शान 20-25 कर ही रहे हैं, वो उनमें इंटेंट है खेलने की, वो अलग बात है कि वो उनका भी स्टाइल दूसरों के साथ है। तो एक चेंज फ़खर की होगी मेरे ख्याल से अंदर, और जो मेरी नज़रें हैं वो शाहीन के ऊपर हैं कि अल्लाह उसको जल्दी फिट करे। बाकी वही चीज़ें रखें, वही स्टाइल रखें जिससे वो खेलते आए। अब जो है बस जाके वर्ल्ड कप की में जो है धमाका करना है। अच्छा, तो आज के मैच के लिए आपको क्या लगता है? शाहीन इज गोइंग टू बी बैक इन एक्शन। अब आज उन्हें फुल फ्लेज हमें बॉलिंग करानी चाहिए या फिर अभी ज़रा स्लोली शुरू कराना चाहिए उनसे? देखिए वर्ल्ड कप में अब 4-5 दिन रह गए, अब जो है वो आप खिलाएं उसको जिस तरह वो खेलता है, और उसके अलावा कोई चारा नहीं, ताकि आपको पता चल जाए। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अगर 19-20 को इसको इंजरी है अभी भी तो वो उसको ना खिलाएं फिर, और उसको प्रिजर्व करें। और इंडिया का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं हो सकता कि खुदा ना करे उसकी अच्छी ना बॉलिंग हो या उसको कोई तकलीफ हो और वो अच्छा बॉल नहीं कर रहा है तो आप उसको जो है ज़बरदस्ती खिला दें और उसकी बेचारी की पिटाई हो जाए, उसका कॉन्फिडेंस भी खराब हो जाए। सिकंदर, अगर बॉडी लैंग्वेज इज वन थिंग टू गो बाय, विजुअल्स भी चला रहे हैं, ही लुक्स लाइक अपनी तरफ से भी वो पहले वापस इसलिए नहीं आए बिकॉज ही वांटेड टू बी 110% फिट, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा है, पॉजिटिव भी वो लग रहे हैं, द वे ही इज मीटिंग एवरीबडी, एंड आई एम श्योर वो जानते भी हैं कि उनसे कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो देखिए ये सारा खेल जो होता है ना लड़के के अपने ऊपर भी होता है। हर दफ़ा हमने यही देखा है कि सुबह उसका एक टेस्ट होता है, और उस टेस्ट के बाद अगर इंजरी हो तो कि उसको पूरा एक टेस्ट होता है, उसके जो कोचेज वगैरह है वो देखते हैं कि वो बिल्कुल फिट है, उससे पूछा जाता है। और शाहीन तो अभी बहुत यंग है, इज अंडर 25, अभी 25 भी क्रॉस नहीं किया है, ही इज अंडर 25। उसमें वो जो एनर्जी लेवल है उसका इतना हाई होगा कि वो, मैं तो कहता हूँ खुदा ना करे कोई प्लेयर कोई प्लेयर का मैं जिक्र करूँ, उसकी अगर कोई हड्डी भी टूटी होगी ना वो कहेगा मैं खेलूंगा, अगर वो इतना बड़ा प्लेयर हो, इतना बड़ा नाम हो, इतना उसके अंदर एनर्जी हो। तो मगर ये कोचेस का और उसका दोनों का मिलकर ये फैसला होगा। कोचेस भी उससे बात करें और वो खुद अपने आप को एनालाइज करे कि वो कितना फिट है और फिर वो आए। अच्छा, अब आपको बताइए फ़खर भी माशाल्लाह फिट होकर वापस आ गए हैं, तो आपके ख्याल में अभी आप कह रहे थे किसको, तो आपने एक आसिफ का जिक्र किया, क्योंकि बाकी हम देखें कि हैदर हैज़ परफॉर्म सो वेल इन द लास्ट मैच, और बाकी मिडल ऑर्डर भी हमारा, पर्टिकुलरली हमारा जो लास्ट मैच था उसमें तो बड़ी अप टू द मार्क या सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस थी। तो क्या ऑप्शंस हो सकती हैं इफ़ वी वांट फ़खर बैक? देखो जो पिछला मैच था उसमें कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज, वो दोनों ओपनर जल्दी आउट हो गए, तो उससे हमें ये मौका मिल गया कि हमारे जितने भी प्लेयर थे उनको खेलने का मौका मिला। जो मैं बार बार चीखें मार रहा था कि नीदरलैंड से, जब नीदरलैंड से मैच हो रहा था उस वक्त मैं चीखें मार रहा हूँ कि भाई खुदा के वास्ते इन बच्चों को खिलाओ ताकि ये इनको एक्सपोजर मिले। मगर वही ओपनर तो कल जो आखिरी न्यूजीलैंड का फाइनल था उसके अंदर वो दोनों जब आउट हुए तो इन सबको मौका मिला और उन्होंने मैच जिता कर दिया, और हर एक की कंट्रीब्यूशन थी उसमें। देखें इफ्तिखार ने भी कंट्रीब्यूट किया, हैदर ने भी कंट्रीब्यूट किया, नीचे आके नुमान ने भी किया, तो इट वाज अ वेरी गुड साइन। एक्सेप्ट आसिफ, सब ने कंट्रीब्यूट किया, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। तो अब इसको बदलना ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से फ़खर जो है आसिफ की जगह आ जाए, बाकी यही टीम है। नीचे फास्ट बॉलिंग के अंदर आपने ये देखना है कि हसनैन खेले थे, हसनैन को आप बिठा दें, शाहीन आ जाएगा, बस आपकी टीम बन गई। नीचे हारिस होगा, वसीम होगा, और आपका नसीम भी है, और आपके पास शाहीन भी है। अब आपने 4 को खिलानी है, स्पिनर भी खेलेगा, तो टीम का फैसला होना है कि हो सकता है वसीम भी ड्रॉप हो जाए, तो आपके पास शाहीन होगा, नसीम होगा, और आपके पास हारिस होगा। अच्छा, एज एन ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ और शादाब की परफॉर्मेंस, मतलब इसकी बड़ी बात हो रही है और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने गुज़श्ता चंद मैचेस में परफॉर्म किया है, सो इस पर कोई राय है आपकी? देखिए दोनों अच्छा खेल रहे हैं, खासतौर पे नवाज ने आखिरी 2 मैचेस में बहुत अच्छा स्कोर किया। पहले मैच में भी उसने 45 प्लस किए, इधर भी उन्होंने 40 किए हैं। पहले में तो मैन ऑफ द मैच भी रहे, इसके अंदर वो मैन ऑफ द मैच नहीं बन सके, मगर ये कि दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। प्लस शादाब क्यों नहीं आए एक आधे मैच के अंदर, बीच के अंदर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी हैमस्ट्रिंग अभी भी स्टिफ है, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है, वो इजीली फील कर रहे हैं। अदरवाइज शादाब को आना चाहिए था बैटिंग करने के लिए, जो सिचुएशन थी, मगर चले उसके बहाने दूसरों को भी मौका मिल गया। और अगर शादाब 100% फिट है, देखें इसके अंदर
हमने क्रिकेट के अंदर, मैंने खुद ज़ाती तौर पे कई दफ़ा इंजेक्शंस लेकर खेले हैं। हर लड़का खेलता है, मैं अकेला कुछ टार्जन नहीं हूँ, हर लड़का खेलता है। थोड़ा बहुत इंजेक्शंस ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट मैच है, स्ट्रैपिंग कर लेते हैं, दवाइयाँ खाते हैं और वो मैच के अंदर उतरते हैं। तो आप तो ये भी कह रहे थे कि सिक्कू के इफ्तिखार से भी हमें 4 ओवर करा लेने चाहिए थे, तो अभी भी कराने चाहिए उनसे गेंद। हाँ, मैं तो बार बार कह रहा था ना कि उसको थोड़ा प्रैक्टिस कराते रहो। आपको अगर जरूरत नहीं है तो ना कराएं, कोई जरूरत नहीं है। मैच के अंदर आप अच्छा जा रहे हैं, हर चीज अच्छी जा रही है तो रहने दें, मगर उसको प्रैक्टिस कराते रहें, उसका हाथ घूमता रहे, उसको आदत पड़ती रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैच प्रैक्टिस, तो इसलिए मैं उसको बार बार कह रहा था। तो वो अब तो कप्तान के ऊपर है। देखिए अब ये है वर्ल्ड कप के राउंड्स, ये अब ऑफिशियल मैचेस होंगे इंडिया से जो इतवार से शुरू होंगे, उसके अंदर आप हंसी मजाक या इसको चलो बॉलिंग दे दो, ये नहीं हो सकता। अब एक्चुअल टफ किस्म की क्रिकेट होगी और आपका जो सिचुएशन होगी ग्राउंड के अंदर, कप्तान ने उसको फॉलो करना है। अब वो सब चीजें भूल जाए, अब असल क्रिकेट शुरू हो जाएगी। अब तो असल क्रिकेट मैच असल की तरह ही लेना चाहिए या वार्म अप में भी तजर्बे कर सकते हैं? अब नहीं करें, अब वार्म अप में कोई तजर्बे नहीं करें, बिल्कुल नहीं। अब आप अपनी एक्चुअल 11 खिलाएं जो आपके जहन में है, जिसने जाकर इंडिया से मैच शुरू करना है। इतवार से आपका शुरू हो जाएगा मार्का, तो आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लड़कों को खिलाना है जो आपके जहन में। अब कोई प्रैक्टिस ट्रायल कि चलो इसको देख लो, अब कुछ नहीं है, खत्म सब। मतलब वार्म अप को भी स्टार्ट टेकिंग इट एज द रियल थिंग। सिकंदर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और वाकई अब मज़ीद इस पे क्या बात करना, अब तो हम आप पहुंच गए। पहले बातें होती थी कि जी इसको चेंज करके वो ट्राई कर लो, अब तो उधर पहुंच चुके हैं। नाउ एवरीथिंग शुड बी सेट, मूविंग ऑन। और ये खबर जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई है ना वीकेंड पे, तो हम सारे खौफजदा हो गए थे कि ये हो क्या रहा। मतलब ऑलरेडी इतने मसले हैं, मसाइल हैं हमारे, और हर एक नए दिन एक नई चीज़ सामने निकलती है। और हम सोच भी नहीं सकते ऐसा भी हो रहा होगा जैसे कि मुल्तान के निश्तर अस्पताल की छत से दर्जनों लावारिस लाशें मिलने के वाक़े ने सबको झंझोड़ के रख दिया है जी। वो वीडियोस अगर आप देख लें, जो कि आई डोंट नो इफ वील शो यू, चलो वी आर शो यू सम। निश्तर अस्पताल की छत पर पड़ी दर्जनों गली सड़ी लाशों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो इंसानी लाशों की इस बेहुरमती को सब ने महसूस किया। और जब इस पर शोर मचा तो पंजाब हुकूमत ने नोटिस लिया और मुशीर वज़ीर आला पंजाब तारिक गुजर ने निश्तर अस्पताल का दौरा भी किया, जिसके हम आपको विजुअल सिखा रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं, इंसानी लाशों की बेहुरमती हमें तो, मुझे तो एट टाइम्स अपने आप से सवाल करना शुरू हो जाते हैं कि हम इंसान कहलाने के, मुसलमान कहलाने के मतलब, हाँ एक तो इंसानियत होती है ना, एक हमारा मज़हब भी है जो हमें इंसानियत में भी बेहतरीन चीज़ें सिखाता है, और मतलब हम तो किसी चीज़ को मनूज़े खातिर नहीं अच्छा, उसके बाद फिर उस पर बहुत शोज़ ने कवर भी किया। हमारे शाहज़रीब खानज़ादा के शो में भी निश्तर अस्पताल की जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे भी बात की, जिन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट इतना हार्ड इसके ऊपर मैं कह रही हूँ नोटिस लिए कि मुशीर को जो लेके गया था ना, जो वार्डन, जो गार्ड उसको तब्दील कर दिया कि तुम लेके क्यों गए हो। अच्छा, उसके बाद अस्पताल इंतजामिया के भी बड़ा ही भोंडा मौक़िफ़ था, और मुल्तान पुलिस और अस्पताल इंतजामिया लिटरली एक दूसरे पर जिम्मेदारी ये डालते रहे। और इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि लाशें लावारिस हैं जिन्हें पुलिस सर्दखाने में रखवाने के लिए लाती है। अब सब वैसे एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, तो ये नहीं है। एनीवे, सर्दखाने के रेफ्रिजरेटर्स भी ख़राब हैं, कोई एक मसला थोड़ी है। हमारे पास पोस्टमार्टम के बाद भी बॉडीज़ आती हैं, और हमारे पास पुलिस की जो है बॉडीज़ आती हैं पुलिस की तरफ से, जो नामालूम लावारिस होती हैं। वो बॉडीज़ जब आती हैं तो उनके अंदर ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका होता है। उन बॉडीज़ को मॉर्चरी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उनके अंदर एक ख़ास कीड़ा आ जाता है जिसको मैगट्स कहते हैं, और वो एक से दूसरी बॉडी तक भी जा सकता है। वो बॉडीज़ जो डिके हो रही हैं उनके लिए इंतज़ाम ये है कि वो छत पे रखी जाती हैं। अच्छा, खैर एनीवे, उसके ऊपर सारी इंक्वायरी हुई। नेचुरली पहले तो जून ही रहेंगी ना, और जब चीज़ें वायरल होती हैं, वीडियोस आती हैं सामने, वरना अस्पताल तो आप ही का था, आप कभी ऊपर जाके देख भी लें। इट्स लाइक अपना घर हो और इंसान उसकी चेकिंग ना करे कि वहाँ हो क्या रहा है। तो अब इंक्वायरी हुई है और या कुछ खास बदलने नहीं वाला है। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ मुल्तान शहादत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं कि मतलब क्या चलता रहा और अब क्या एक्शन लिया गया है और क्या होगा आगे। बहुत शुक्रिया शहादत साहब। अब ये बताइएगा कि निश्तर अस्पताल की छत से, वैसे बाय द वे
कितनी लाशें थीं जो बरामद हुई इस वक्त में, और जो इनिशियल इंक्वायरी हुई है उसमें पता लगा कि कब से ये सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, निश्तर अस्पताल की छत के ऊपर जो लाशें मिली हैं उसका वाक़ई इंतहाई अफसोसनाक है। तकरीबन जो 4 लाशें थीं वो निश्तर अस्पताल की छत के ऊपर ओपन जो रूफ़ होती है उसके ऊपर पड़ी हुई थी, और तकरीबन 15 या इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा उनकी एक जो कमरा होता है उसके अंदर इंसानी लाशों की बाक़ियात पड़ी हुई थी। तो आपने पूछा ये किस तरह से वाक़या रूनुमा हुआ, तो ये वज़ीर आला पंजाब के मुशीर हैं चौधरी तारिक ज़मान गुज्जर, उनको ये इतला मिली और वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल के ऊपर भी ये बार बार शिकायत आ रही थी कि इस तरह से इंसानी लाशों को छत के ऊपर रख कर उनकी बेहुरमती की जा रही है, चील कौवे दीगर जो जानवर उनको खाते हैं, तो इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने इस शिकायत के ऊपर यहाँ पर कार्रवाई की, और जब वो लोग गए तो वाकई तौर पर 4 लाशें वहाँ पर मौजूद थी। उनमें एक खातून की लाश थी, 3 लोगों की लाशें थीं, और जो 7 कमरा था तकरीबन 15 से 20 जो इंसानी लाशें थीं उनकी बाक़ियात वहाँ पर मौजूद थीं, जो उन्होंने वहाँ पर देखी, और उन्होंने जाके आगे वज़ीर आला को ब्रीफ़ किया इस हवाले से। अच्छा, एक चीज़ होती है कि लाशों को रख देना, एक होता है उनको फेंक देना। तो वो जो एक मलबा सा एक पड़ा हुआ था ना लाशों का, अस्तगफिरुल्लाह, वो फेंकी हुई थी, दे वर जस्ट डिस्पोज्ड ऑफ ओवर देयर। ये बताइएगा कि सब सामने आने के बाद हुकाम एक्टिव तो हुए हैं, ऑब्वियसली बहुत सी बातें भी हो रही हैं और जवाबदेह भी हैं वो, लेकिन कुछ तहकीकात करने का कहा गया, लेकिन बज़ाहिर फौरी तौर पर किसी ने जिम्मेदारी नहीं उठाई और कोई कार्रवाई भी कोई ख़ास हमें होती हुई नज़र नहीं आई। ऐसा ही है या फिर अब कुछ प्लान किया गया है? जैसे ये वीडियो थी वायरल हुई है मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, ये इसका आना हुआ तो जो निश्तर अस्पताल की इंतज़ामिया थी ज़ाहिर वो भी एक्टिव हुए, इजलास वगैरह शुरू हो गए, तहकीकाती कमेटियाँ जो हैं वो भी बन गई, उन्होंने अपना काम भी किया। तो बात वही है कि ज़िम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर डाली जाए। जो तहकीकाती कमेटी में शामिल थे उसमें पुलिस भी शामिल थी, इंतज़ामिया भी शामिल थी, निश्तर अस्पताल की इंतज़ामिया भी शामिल थी। तो हर जो कमेटी का मेंबर था वो दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहा था। निश्तर इंतज़ामिया कह रही थी ये पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस कह रही थी ये यूनियन कौंसल और TMA की जिम्मेदारी है, तो किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी डाली नहीं जा रही थी। लेकिन अब जो जिम्मेदारी डाली गई है, तहकीकाती रिपोर्ट जो मुकम्मल हुई है उसके मुताबिक जो डेड बॉडी जब आई और जिन लोगों ने रिसीव की, यानी कि निश्तर इंतज़ामिया का जो छोटा अमला, जो डेड हाउस का अमला होता है, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि जब उनके पास आई तो उन्होंने छत के ऊपर क्यों रखी। अगर छत पे ही रखनी थी तो 7 कमरा जो था वहाँ पर रख देते, या डेड हाउस जो था वहाँ पर रख देते, इन बॉडीज़ को ओपन छत के ऊपर न रखते। तो जिम्मेदारी उनके ऊपर अभी फ़िलहाल डाली गई है कि ये लोग ज़िम्मेदार हैं ये छत के ऊपर डेड बॉडीज़ को ले जाने के लिए, तो इनके ख़िलाफ़ जो है महकमाना कार्रवाई की जाएगी। तो बाकी अगर कहा जाए कि कोई बड़े लोगों के ऊपर ज़िम्मेदारी डाली गई है या कोई बड़ा इसमें इन्वॉल्व है, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, तहकीकाती कमेटी के अंदर इन लोगों के ऊपर ज़िम्मेदारी डाली गई है। तो ये जब रिपोर्ट जाएगी वज़ीर आला पंजाब को, तो वज़ीर आला पंजाब की सवाबदीर है कि उसके ऊपर वो अगर मज़ीद एक्शन लेना चाहते हैं, किसी और के ऊपर ज़िम्मेदारी भी डालना चाहते हैं, या इस तहकीकात में मज़ीद किसी को शामिल करना चाहते हैं, तो वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। शाहद हुसैन मुल्तान से ब्यूरो चीफ हमें अपडेट कर रहे थे। रिपोर्ट भी मुरतब हो गई है, ज़िम्मेदारों का तयन भी हुआ है और पूरी सख्त कार्रवाई भी होगी। और इस मामले को वैसे मेरा ख्याल है कि इसकी डिटेल्ड इंक्वायरी की ज़रूरत है, मतलब ये 1-2 दिन वाला मामला नहीं है। मतलब इसमें इंस्ट्रक्शंस, इंक्वायरी, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी भी कभी चाहिए थी। खुद इंसान को नहीं पता होता कि कोई लाशें आ रही हैं, एक सिस्टम है पूरा, इतना बड़ा अस्पताल है, इतना मशहूर अस्पताल सालों से चल रहा है, सालों से यहाँ से डॉक्टर्स बन के निकलते हैं, पूरे दुनिया में जाते हैं। इनको खुद को नहीं पता था कि कोई सिस्टम होता है जिसको फॉलो करना चाहिए। और चलो अगर वो सिस्टम नहीं भी काम कर रहा तो क्या ये तरीका ठीक है कि आओ लाशें ऊपर फेंक दें? कि इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करने की जरूरत है? वैसे मुझे एक बात बताएं, कितना मुश्किल काम है। अगर आपने उसकी एनाटमी जो भी करना है आपने कर लिया, मतलब आप उसको छत पे रख रहे हैं, आप लिटरली आपने ईदी को कॉल करनी है और बुला के वो ले जाएंगे, दफना भी देंगे। कहना है कि ईदी भी कभी कभार नहीं कलेक्ट करते और हमें बॉडीज दे देते हैं और हमारे पास भी जगह नहीं होती। ये पूरी इन्होंने एक ये चीज़ की है। तो आप देन लाइक स्पीक अप अबाउट इट, आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, कहें कि हम नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल ब्रशिंग इट अंडर द कारपेट वाली बात होगी कि छत पे फेंक दो इसको जाके और फिर भूल जाओ इस चीज़ को, क्योंकि वो 4-5-6 बॉडीज़ नहीं थी, वो सैकड़ों बॉडीज़ थी। और ये सिलसिला अब का नहीं था, मतलब ये तो कब से चल रहा था। सो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
अच्छा भाई, आमतौर पर आपको पता है ना, हमारे यहाँ वैसे आमतौर पर तो नहीं, लेकिन एट टाइम शादियों का मतलब समझौता भी होता है। माँ बाप की अपनी टेंशन होती है, वो कहते हैं जी लड़के लड़कियों दोनों की उम्रें निकल रही हैं, फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होती हैं, फिर लड़कों के अपने इश्यूज होते हैं कि भाई अगर किसी लड़के के अपने एस्पिरेशंस हैं कि वो स्टार्टअप करना चाहता है, या अगर किसी लड़की के भी हैं, तो वो कंपैटिबिलिटी, वो एक जैसा जहन मिलना जो है ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये सब कुछ अब बदल रहा है, होपफुली। एक तो सोच भी बदल रही है और एक नई चीज़ में मुतारिफ की गई है जिसके बारे में हम आज बात करना चाहते हैं। दिल का रिश्ता नामी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो अब मार्केट में आ गई है, और जिसमें जिन्होंने शादी करनी होती है उनकी पसंद और तरजीहात के ऐन मुताबिक रिश्ते जो हैं वो कराने में मदद करती है ये एप्लीकेशन। और दिल का रिश्ता ऐप के 40 लाख से ज़ायद सार्फिन जो हैं वो ऑलरेडी हो गए हैं, और जिनकी तादाद तेज़ी से बढ़ भी रही है, और ये वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं। हाँ। तो लिहाजा अपना कोई अगर प्रोफाइल डाले या कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का प्रोफाइल डाले तो उसके बाद जाते हैं, इनकी टीम जाती है उनके घर, वो सारा कुछ वेरीफाई करती है कि इसमें कोई झूठ का एलिमेंट तो नहीं है, और फिर उसको एक ब्लू टिक मिल जाता है, वो वेरीफाई हो जाती है, ताकि अगर कोई कंसिडर भी कर रहा हो किसी को तो उसको पता हो कि यहाँ झूठ नहीं हो। भाई ऐसा नहीं है कि आप बस अपने तय बैठे हुए, नहीं, आप प्रोफाइल बनाएंगे, उसके बाद आपके घर आकर तस्दीक होगी आपके कवाइफ की, जिसे कहते हैं ना बाज़ाब्ता कवाइफ की तस्दीक होगी। और इनिशियली जो प्रोफाइल्स हैं वो मुख्तलिफ मैरिज ब्यूरोज जो हैं उनसे डेटा हासिल करके फिर ये प्रोफाइल्स बनाई गई हैं। सो इसमें क्या होगा, एक आपको वो जो रिश्ते कराने वालियों के इश्यूज होते हैं ना, उससे आप बच जाएंगे, उससे आप बच जाएंगे। हज़ारों रुपए आपके ज़ाया नहीं होंगे और आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। मतलब आप रिश्ता कराने वाली से कांटेक्ट करें तो एक आध से रब्ता कर सकते हैं ना, इतनी ओपन चॉइसेस तो नहीं हो सकती। खासतौर पे ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए ये बहुत अच्छी है। एक सेफ आप डिस्टेंस से कंसिडर कर सकते हैं कि आप किससे शादी करना चाहते हैं। ख़ासतौर पे आप मैच कर सकते हैं जो चीज़ें, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स, जो कैरेक्टर ट्रेट्स जो आपको चाहिए, जो फ्यूचर एस्पिरेशंस आपको चाहिए, क्या आपको उस मुताबिक लाइफ पार्टनर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो देयर आर ऑप्शंस ओवर देयर। और आजकल लड़कियां हुमा फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ योर ओन होम, जहां वो जॉब भी करना चाहती हैं, जहां वो अगर हजार चीज़ें हैं, स्टार्टअप, बाज़ लड़कियां एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, उनके अपने स्टार्टअप्स हैं, वांट टू स्टे इन द कंट्री, सम पीपल वांट टू गो अब्रॉड। मतलब आपकी जो ख्वाहिशात हो आप उसमें अपनी प्रेफरेंसेस में डाल सकते हैं। आज हमने इनवाइट किया है शहामा साजिद को, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं, और उनसे हम जानेंगे कि किस तरह सक्सेसफुल खातून है। हम एक ओपिनियन जानना चाहते हैं कि ख़वातीन हाउ दे आर फीलिंग अबाउट सच एन अपॉर्चुनिटी कि इस किस्म का। अच्छा, तो शहामा हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। शहामा बताइएगा, आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपको पता ही है आजकल की लड़कियां ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, वो पुराना ज़माना तो है नहीं, और हम इनकरेज भी करते हैं, लेकिन एट टाइम्स उस तरह के कंपैटिबल रिश्ते नहीं मिलते उन लड़कियों को जो अपने करियर को भी परसू करना चाहती हैं, एक फैमिली लाइफ भी शुरू करना चाहती हैं। सो हाउ कैन दिल का रिश्ता हेल्प इन दिस रिगार्ड, टू बी ऑनेस्ट? So first of all, thank you for having me. I think very rightly put, लड़कियों को हमारे माशरे में जनरली चॉइस नहीं दी जाती है to be able to choose something that they want for themselves. The recent ads that I saw of दिल का रिश्ता actually work on that very well. So एक ad है जिसके अंदर दिखाते हैं कि there is this person जो अपने लिए उस तरह की लड़की चाहता है जो career driven हो. She's running her own startup and doing something of the sort, which I think very clearly puts forward the perspective कि women's choice matter. अगर आप नैरेटिव देखें हमारे कल्चर्स का, जितनी भी एड्स बनती हैं जिसमें रिश्ते रिश्तों की बात होती है, हमेशा टिपिकली एक लड़की चाय लेकर आ रही होती है. देयर इज़ नो पर्सपेक्टिव व्हाटसोएवर ऑफ अ गर्ल हैविंग अ चॉइस. आई थिंक वो पर्सपेक्टिव काफ़ी हद तक इसमें चेंज किया गया है. दैट बीइंग सेड, दिमाग में ये रखते हुए कि हमारा कल्चर किस कदर सेंसिटिव है, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि पहली दफ़ा कोई ऐसा स्टार्टअप, कोई ऐसी ऐप आई है पाकिस्तान में जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, एंड दैट टू which is putting the woman's choice first. So I think that's very progressive. It is indeed very progressive. और ख़ास तौर पे हम ये सवाल तो ज़रूर पूछते कि ये किस तरह लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे या इसके बारे में क्या सोचेंगे, बट वी ऑलरेडी हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने अपने प्रोफाइल्स इसमें डाल दिए हैं. आप अगर अपने पर्सपेक्टिव से बताएं या अपनी यंग फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से बताएं, वुड दे बी कंफर्टेबल इन बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस? वो अपना प्रोफाइल डाल सकेंगी, डालेंगी, इतना सिक्योर फील करें?
एक्चुअली इसके ऊपर क्योंकि आई बिलोंग टू द स्टार्टअप वर्ल्ड, मुझे बहुत सारी मेरी लड़की दोस्तों ने खुद पूछा है कि इसके ऊपर व्हाट कैन यू से कि किसने बनाई है, इज़ इट रिलायबल, इज़ इट नॉट, एंड आई हैव डन माई ड्यू डिलिजेंस टू दैट। और ऑनेस्टली स्पीकिंग आई टेल यू अ सीक्रेट, मैंने एक लड़के के पर्सपेक्टिव से एक प्रोफाइल बना के इसे टेस्ट भी किया था, जस्ट टू सी कि लड़कों को क्या दिखता है प्रिवेसी के हिसाब से। तो आई थिंक इट वाज इट वाज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस सीइंग कि ज़्यादातर प्रोफाइल्स ब्लर थी। आई कुडंट डू मच अबाउट इट, आई कुडंट टेक अ स्क्रीनशॉट इन द ऐप एज वेल। उसके अलावा जो मैं ले भी सकती थी, जो फ़ोटोज़ नज़र आ रही थी, स्क्रीनशॉट्स मैं उनके नहीं ले सकती थी, बट उन फ़ोटोज़ को देख सकती थी। लेकिन वो फ़ोटोज़ थी जो लड़कियों ने अलाउ किया हुआ था खुद कि विजिबल हो। उसके अलावा एक हद के बाद मैं ऐप यूज़ भी नहीं कर सकती थी बिकॉज आई वॉज़न्ट अ वेरीफाइड यूज़र। तो आई थिंक दैट इन इट सेल्फ ऐप एक्सपीरियंस अगर लोग खुद से करें तो उनको ये नज़र आ जाएगा कि इट्स रिलायबल। Moreover, if you do the research behind it, so I think it's very reliable. People who've created it are, out in the open. You can look it up on LinkedIn, you can look it up on Google. अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग आपने इंसाइट दी है कि अगर वेरीफाइड अकाउंट्स ना हो तो आप ज़्यादा उनकी खोज भी नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट गेट डीप इनटू दैट। अब नेचुरली हमारे यहाँ तो मिलियंस ऑफ स्मार्टफोन यूज़र्स तो हैं ही हैं, लेकिन क्या ख्याल है आपको कि ज़्यादातर यंग लोग खुद अपनी प्रोफाइल्स बना के अपने पेरेंट्स को बीच में इन्वॉल्व करेंगे? बिकॉज उनको तो एक अच्छी आउटलेट मिल रही है, वरना तो वही 2-4 ऑप्शंस जो ख़ानदान में होती हैं और उन्हीं में से करनी पड़ जाती है, तो वो अब बाईपास हो जाएगा। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है कि हम एक कल्चर को प्रमोट करें कि सारी अम्मियाँ तो अपनी बेटियों से कहती हैं कि बेटा शादी की उम्र हो गई, शादी कर लो, पर कोई ये डिस्कशन नहीं करता कि एक लड़की को आखिर चाहिए क्या अपने लाइफ पार्टनर में। सो आई थिंक पुटिंग दैट फ्रेश पर्सपेक्टिव कि यार आप इस बारे में बात कर सकते हो अपने पेरेंट्स से, बिकॉज इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसीजन। आई थिंक ये भी बड़ा ज़रूरी है। और ये ऐप इन सो मैनी वेज ओवर द ईयर्स, ओवर द मंथ्स टू कम, ये एक जो गैप है बिटवीन फैमिलीज़ एंड बिटवीन डॉटर्स एंड इवन सन्स for their fathers, वो दूर कर सकते हैं, because it's actually a legit place where you can meet people who you want to marry, not just meet or something which is sleazy या फिर something that is not acceptable for a lot of people who want to seriously get married। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइएगा, आपको सर्टनली पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से आ रहे होंगे यहाँ पे प्रोफाइल्स, तो वेरीफाइड प्रोफाइल्स की तादाद क्या ज़्यादा है या वेरीफाइड की ज़्यादा है? क्योंकि मेरे लिए तो यही समझना हैरान, अगर आपने इंटरफेस देखा है इसका, ज़रा परेशानी है कि इतने ज़्यादा लोगों की वेरिफिकेशन होगी कैसे किसी गाँव देहात या किसी दूसरे मुल्क में? आई वंडर दिस विल बी अ टास्क एंड अ हाफ। सो आई थिंक दैट विल टेक इट्स टाइम, क्योंकि जहाँ तक मुझे नॉलेज है इसकी वेरिफिकेशन फ़ोन पे होती है या इन पर्सन होती है, पहले फ़ोन पे एंड देन इन पर्सन। उसको एक सर्टेन टाइम लगता है, बट आई थिंक इतने ज़्यादा अगर यूज़र्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और ऑनेस्टली मैंने भी काफ़ी शुरू में देखा था व्हेन आई सॉ द एड फर्स्ट, तो मैं ये कह नहीं सकती कि अब क्या रेशो है, बट आई थिंक इट्स सेफ टू से कि वंस यू साइन अप योर सेल्फ यू कैन रियली विजुअलाइज द डिफरेंस। और वेरीफाइड ऐसा नहीं कि तब नहीं थी, तब भी थी। आई डोंट नो व्हाट मैकेनिज्म्स वर देयर टू सेट देम, बट आई डू नो कि वेरिफिकेशन के बगैर मैं ऐप यूज़ नहीं कर पा रही थी। तो आई थिंक दैट इट सेल्फ इज़ क्वाइट प्रॉमिसिंग। सो आप अपने जैसी लड़कियों को जिनको कंपैटिबल मैच की तलाश है, या दीगर लड़कियों को जो चाहती हैं कि उनके लाइफ पार्टनर में ख़ास क्वालिटीज़ हों, क्या कहेंगी कि दिल का रिश्ता इज़ अ सेफ ऑप्शन? आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एज एन वो आपको पता है रिश्ते ना होना भी इटसेल्फ एक तो अपने जैसे एज एन कंपैटिबल रिश्ते, और रिश्ते सिरे से हैं ही नहीं लोगों के पास अच्छे। दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। ऐसे ही है। आई थिंक एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है कि ऐप्स के साथ बीइंग ऑन एन ऐप, आप जैसे ही सोचते हो आपको डेटिंग का ख्याल आता है, तो देयर इज़ एन इनहेरेंट स्टिग्मा अटैच्ड टू इट कि मे बी इट्स नॉट समथिंग दैट पीपल विल अप्रिशिएट। बट आई थिंक अडैप्टेशन जो है वो टाइम ही आती है, और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो आई थिंक वी शुडंट बी अशेम्ड ऑफ समथिंग लाइक दिस। आई सी सो मेनी ग्रुप्स ऑन फेसबुक, लम्स का भी बना हुआ है, लम्स लमना है रिश्ता, people do post their profiles and I think there's no shame in that. So I think वो with time खुद ब खुद लोग ये करना भी चाहेंगे, because as you said वाकई रिश्ता ढूंढना in itself is such a problem. आप रिश्ते आंटीज़ के पास ही जाते हो ना, and everyone knows how uncomfortable that situation can be. Not always, True. but most of the time. Well, we'll just say just the fact कि इसके already 40 लाख सार्फिन हो चुके हैं इस ऐप की, तो एक्सेप्टेंस भी डेफिनेटली है, इसीलिए तो इतने लोग इसको ट्रस्ट कर रहे हैं। देखिए मसला बहुत बड़ा है, हम इस पे कम बात करते हैं, बच्चों की शादियां ना होना एक बहुत बड़ा मसला है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आपने बड़ा एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दिया, एंड दिस इज हाउ यंग पीपल आर
So girls and boys, if you're looking for compatible matches, दिल का रिश्ता डाउनलोड करें और देखें। It is an opening, खास तौर पे वो बच्चे, मैं लड़कों को भी इसमें डालूंगी जो कि बंद जाते हैं, जिनको फोर्स कर दिया जाता है कि भाई यही 4 ऑप्शंस हैं या यही 2 ऑप्शंस हैं, इनमें से पिक कर लो। कभी कभार तो ये भी नहीं पूछा जाता, बता दिया जाता है कि इससे शादी हो रही है। बच्चे एंड बच्चियां, हम उन बड़े लोगों के लिए भी कहना चाहते हैं जिनकी शादी या तो अब तक हुई नहीं है और या फिर उनकी शादी हुई है और कोई ट्रेजेडी हो गई है या उनकी शादी नहीं चल सकी या उनका लाइफ पार्टनर इस दुनिया में नहीं है एंड दे वांट टू रीसेटल इन लाइफ। सो उनके लिए भी बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, क्योंकि उस सूरत में तो और ज़्यादा आपके पास लिमिटेड चॉइसेस हो जाती हैं ना कि आप क्या करें क्या ना करें। सो आप इस पे साइन अप करें और आप ज़िंदगी में किसी भी मरहले पे हों, चाहे आप अपने बच्चे जवान करके अपनी दोबारा से ज़िंदगी शुरू करना चाहते हो, सो यू नो देयर आर मेनी वुमेन एंड मेन आउट देयर। भी अब हट जाना चाहिए कि people should be able to remarry. So please do explore this app. सोचें इस बारे में, हम ले रहे हैं एक ब्रेक। अच्छा जी, वेलकम बैक। और आपको पता ही है कि मुनफरिद चीज़ होनी चाहिए, जियो पाकिस्तान आप तक पहुंचाता है। इस्लामाबाद में मुनफरिद तर्ज की 3D पेंटिंग्स की नुमाइश का अहतमाम किया गया और भाई ये जो फॉर्म ऑफ आर्ट है ना, हमने तो इसे पहली दफ़ा देखा और हमने इसे रियल भी देखा है, हम लिटरली दंग रह गए थे। अच्छा, कोल्ड पोर्सलिन मटेरियल मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, आई मस्ट कन्फेस कि कर्नल आसिफ का एक आर्ट पीस मेरे पास है जो कि उन्होंने मुझे खुद ही भेजा था एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। एनीबडी हु कम्स टू माय प्लेस, मतलब वो लिटरली उसको हाथ लगा के देखना चाहते हैं बिकॉज इट कम्स आउट ऑफ द वॉल। 3D है ना, तो आप उसको हर एंगल से देख सकते हैं और वो एक्चुअल रियल लगती है वो चीज़। So it's very different. It is indeed. और मैं आपको सही बताऊं, मैंने भी वो आर्ट पीस देखा हुआ है। जो विजुअल्स है ना, ये इन आर्ट पीसेस के साथ जस्टिस नहीं करते, जो असल में देखने में आप लिटरली आप हैरान रह जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। बहुत खूबसूरत चीज़ है। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट। लेकिन वी नीड टू मूव ऑन और बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमारे पास अच्छी अच्छी खबरें हों आपको देने के लिए, तो आपको जल्दी से बता दें कि पाकिस्तान के टॉप शूटर जिनका नाम है गुलफाम जोसेफ, उन्होंने मुसलसल दूसरी मरतबा ओलंपिक्स के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया है। कायरो में जी होने वाली वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गुलफाम ने 6ठी पोजीशन हासिल करके पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए जगह पक्की कर ली है। तो उसमें तो ये जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन वैसे भी अब इनका नाम मेरा ख्याल है कि काफ़ी मशहूर भी हो गया बिकॉज ही ऑलवेज क्वालिफाइज, ही इज़ वेरी गुड एट व्हाट ही डज। अच्छा, गुलफाम ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में शानदार परफॉर्मेंस के साथ ओलंपिक कोटा कंफर्म किया है। 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबलों के फाइनल राउंड में 198.4 पॉइंट्स इन्होंने हासिल किए हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भी इन्होंने डायरेक्टली इसी तरह क्वालिफाई कर लिया था, ऑल्दो 9th आए थे उसमें। टाइम बड़ा कम रह गया, जल्दी से आपको कुछ शॉट्स सिखाना चाहते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो कि पूरी भरपूर तैयारी में है और कुछ वार्म अप मैच के लिए निकल रहे हैं। अभी मैच तो आज है पाकिस्तान और इंग्लैंड का, वार्म अप मैच है, रवाना हो रहे हैं। दे आर ऑन देयर वे। एंड व्हाट अबाउट द किट, क्या कहेंगे अब्दुल्ला? ये एक्चुअल यही पहन के खेलनी है, कुछ नियोनिश लग रही है हमारी स्क्रीन पे। तो नहीं, ये तो नहीं है। हाँ, बट मैं उसी पे मजीद आगे तो नहीं हमने देखा ना, तो इसी पे तबसरा कर लो, थोड़ा सा ओपिनियन दे दो। नहीं, मेरा ख्याल है कि हम इस पे ओपिनियन देने से गुरेज करें और हम परफॉर्मेंस पे अपनी तवज्जो मरकूज करें। सो गुड लक, यू नो, माशा, मतलब वी ऑल द लक इन द वर्ल्ड फॉर शाहीन आफरीदी, क्योंकि हम सभी उनके फ़ैन हैं एंड इट्स अ डिलाइट टू वॉच हिम परफॉर्म एंड बोल। तो आज वार्म अप मैच में भी देख लेंगे और उसके बाद तो आपको पता है वो सिलसिला शुरू हो ही जाना है। वी विल सी यू tomorrow. Have a great day.